बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, जज्बा का नया प्रोग्राम लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो है कि जो जर्मनी में पाकिस्तानी कम्युनिटी आबाद है उनको जो जर्मनी की न्यूज़ है उनके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाए। हमने एक नया प्रोग्राम शुरू किया है जो एक हफ्ता में, जो रवां हफ्ता में जर्मनी में नए वाक़यात होते हैं उनसे पाकिस्तानी कम्युनिटी को आगाही दी जाए। तो इस प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं, हमारे माशियात भी हैं, जर्मनी की इकानमी को भी समझते हैं बल्कि वर्ल्ड की इकानमी को भी समझते हैं, और दूसरा सहाफ़ी भी हैं, तजिया नगार भी हैं, दानियाल रज़ा साहब। दानियाल रज़ा साहब को आज के प्रोग्राम में मैं वेलकम कहता हूँ। शुक्रिया सर। नाजरीन, कोरोना वायरस एक हकीकत बन चुका है। चाइना से कोरोना वायरस शुरू होने वाला, यूरोप में आया, उसने अमेरिका का रुख किया, यूरोप की तबाही निकाली, उसके बाद अमेरिका की तबाही निकाली, और अब ब्राज़ील और रूस और अब एशिया में, पाकिस्तान और इंडिया में बढ़ रहा है। तो ये कोरोना वायरस जो है जहाँ तक इंसानों की जानें ले रहा है वहाँ ये दुनिया की माइशत का भी बेड़ा गर्क कर रहा है। तो इससे दुनिया की कोई ऐसी इकानमी नहीं जो इससे मुतासर हुई हो। जर्मन जिसकी दुनिया में मजबूत तरीन इकानमी है वो भी मुतासर हुए बगैर ये मुल्क भी नहीं रह सका। तो आज हम जर्मनी की इकानमी पर तफसील के साथ गुफ्तगू करेंगे। दानियाल रज़ा साहब, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जर्मनी की इकानमी जो है मौजूदा बुरान में किस हद तक मुतासर हुई है? जिस आपने दुरुस्त कहा, शुक्रिया आपका और तमाम सामीन का जो मुझे देख रहे हैं। और सबसे पहले तो ये है कि जो आपने बात की कि कोरोना के हवाले से जो मईशत मुतासर हुई है, अगर मैं ज़्यादा तफसील में ना जाऊँ, सिर्फ शॉर्ट मैं इसको सियाक़ो-सबाक़ के हवाले से देखूँ, तो आप देखें कि दुनिया का सबसे पहले जो मुआशी बहरान आया था वो 1929 में आया था कि जब तमाम दुनिया की मार्केट क्रैश हो गई। फिर शुरू अगला जो बड़ा बहरान था, इसका 70-80 में भी आए, लेकिन बड़े बहरानों की बात कर रहा हूँ। फिर आया बहरान जो है 2008 का लिमन बैंक से जो शुरू हुआ और वो लंबा अरसा तक चलता रहा, यहाँ तक कि आज का जो बहरान है उसी की एक बिखरी हुई शक्ल आप कह सकते हैं। बेशक कोरोना आया, लेकिन कोरोना के नीचे ये बहरान जो है असल वो है जो फट पड़ा है। कोरोना एक बीमारी है जिससे मुख्तलिफ लोग मुतासर हो रहे हैं, दुनिया भर में हो रहे हैं, और आइंदा भी कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है और काफ़ी हद तक कोशिशें हुई हैं। लेकिन ख़ास तौर पर जर्मन इकोनॉमी को, पूरी दुनिया के साथ साथ जर्मन इकोनॉमी को बहुत मुतासर किया। जर्मन इकोनॉमी क्योंकि इस वक्त यूरोप की इकोनॉमी का इंजन कहलाती है, अगर ये इंजन नहीं चलेगा तो यूरोप की इकोनॉमी नहीं चल सकती। इस वजह से बहुत ज़रूरी है कि जर्मन इकोनॉमी को हर सूरत ना सिर्फ बरकरार रखा जाए बल्कि उसको चलाया जा सके। इसीलिए जर्मनी के अंदर सबसे ज़्यादा पैसा मार्केट में फेंका गया। अगर आप देखें तो जर्मनी की पूरी तारीख में, बल्कि पूरी दुनिया की तारीख में देखें, हर मुल्क जितना पैसा दे रहा है, लेकिन जर्मनी की तमाम तारीख में जितना पैसा स्टेट इस वक्त मार्केट में दे रही है, दूसरे लफ्जों में अगर आप देखें तो मेरे नुक्ता नजर से वो मुफ्त बांट रही है किसी तरह कि लो पैसा और जो मार्केट कोलैप्स हो रही है उसको बचाया जाए। लेकिन उसकी एक बुनियादी वजह भी है कि बहरान की जो खास वजह है वो है जायद पैदावार का बहरान है कि इतनी इंडस्ट्री तरक्की याफ्ता हो चुकी है कि वो पैदावार इतनी ज्यादा कर रही है कि उसकी मार्केट इतनी नहीं, और ना होने की वजह से वो पैदावार एक वक्त पे जाकर रुक जाती है और क्राइसिस का बायस बनती है। और वो क्राइसिस जो है, ये बहरान वैसे भी जो माहिर मुआशियात थे दुनिया के, उन्होंने कहा था कि 2008 का बहरान खत्म नहीं हुआ, ये 2020-21 में जाके फट पड़ेगा। एक्चुअली वही बहरान फटा है,
लेकिन कोरोना की वजह से उस बहरान को ज्यादा संजीदगी से नहीं देखा जा रहा, और इस वजह से जितनी पिछले तमाम अरसा में हुकूमत ने, जर्मन हुकूमत ने कवानी कानून साजी की है और नए कानून बनाए हैं, मेरा ख्याल इसकी भी बहुत कम तारीख में मिसाल मिलती है। ना सिर्फ दानियाल रजा साहब, कौन कौन से कवानीन अब गवर्नमेंट बना रही है? देखिए, मैं समझता हूँ कि कवानीन अगर देखा जाए पाकिस्तानी कम्युनिटी के हवाले से, तो पाकिस्तानी कम्युनिटी पिछले अरसे में क्योंकि मैं बराह रास्त फिनांस से भी मुंसलिक हूँ, पिछले तमाम अरसे में पाकिस्तान की कम्युनिटी जो काफ़ी अरसे जर्मनी में रह रही है, उनकी नस्लें आगे आ चुकी हैं, और हमारा कल्चर भी यही है कि हम किराए के बगैर घरों में रहें। आज तक जो घरों की कीमतें थी वो बहुत ज्यादा थी, अब भी स्टिल है, लेकिन उनमें एक बड़ा फैक्टर था कि जो प्रॉपर्टी डीलर है वो एक बहुत बड़ी रकम लेते थे। मसलन आप ये देखें कि जो प्रॉपर्टी डीलर है 6%, 5.95% जितना वो अपना जो चार्ज है या पैसे हैं वो चार्ज करते थे। जर्मन हुकूमत ने अब जो कानून साजी की है, जो भी आई हाल में, वो ये है कि अब प्रॉपर्टी डीलर को मुकम्मल पेमेंट जो खरीदने वाला नहीं देगा, बल्कि आधा खरीदने वाला देगा और आधा बेचने वाला देगा। मतलब जो खरीदने वाला पहला तमाम कॉस्ट पे करता था, मकान की पे करता था, उसके अलावा वो जो जर्मनी का टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स है, वो पे करता था, अदालत के पैसे पे करता था, तो एक बहुत बड़ी रकम थी। लेकिन अब उन्होंने नई फौरन कानून साजी की है, और मे भी इसी वजह से की है कि जो मकानों की मार्केट है वो ना दिवालिया हो, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि जब यहाँ लोगों के पास जर्मनी में पैसा कम हो रहा है, ठीक है, बेरोजगारी इस वक्त जर्मनी में 6.1% है, जो शायद दूसरी आलमी जंग के बाद बड़ी तरीन बेरोजगारी इस वक्त जर्मनी में है। वो ऐसी पॉलिसियां बना रहे हैं कि जर्मन मार्केट कहीं जमूद का शिकार ना हो, तमाम पॉलिसियां उनकी, ठीक है। इसीलिए उन्होंने मार्केट के अंदर ये किया कि अगर मकान खरीदना है तो आधी कीमत खरीदने वाला, आधी बेचने वाला जो है प्रॉपर्टी डीलर की पे करेगा। दूसरा, उन्होंने ये किया है कि 300 यूरो एक दफा हर बच्चे को दिए जाएंगे, क्योंकि जर्मनी के अंदर हर बच्चे को यहाँ जो मंथली पेमेंट की जाती है वो 204 के 8 यूरो है, जो हर बच्चे को दे जाते हैं। अब उसके साथ 300 यूरो वो हर बच्चे को दे रहे हैं। उसके अलावा जो यहाँ ये जो 300 यूरो दानियाल साहब जो दे रहे हैं, ये कितनी उम्र के बच्चों को दे रहे हैं? ये 25 साल तक के जो बच्चे हैं उनको, क्योंकि जो किंडर गिल्ट है जिसको बच्चों की हेल्प के लिए जो गवर्नमेंट पे करती है, हर बंदे को, चाहे वो अमीर है चाहे गरीब है, हर एक को बच्चों की जो पैसे हैं वो मिलते हैं। और बच्चे को अगर तो वो जॉब नहीं करता तो 25 साल तक, अगर वो जॉब करता 18 के बाद जॉब शुरू कर देता, 19 के बाद फिर उसके बच्चों के पैसे बंद हो जाते हैं और ये 300 यूरो भी उसको नहीं मिलेगा। ये सिर्फ उनको मिलेगा जो बच्चों के फंड्स गवर्नमेंट दे रही है, और जो बच्चे ले रहे हैं उनको ये पेमेंट होगी। तो क्या इसके लिए कोई अंतराग करना पड़ेगा? इसके लिए आपको कोई अंदराज करना नहीं पड़ेगा, कि जिस तरह आपके रेगुलर हर महीने आपके अकाउंट में बच्चों के पैसे आ रहे हैं, उसी में आपके वो आ जाएंगे, और आप चंद दिनों बाद मैं अगर अपना अकाउंट देखेंगे तो फी बच्चे 300 यूरो के वाले से उनमें पैसे होंगे। लेकिन दूसरा अंदाज करना पड़ेगा जो सोशल हेल्प पे लोग हैं, उनका ये है कि क्योंकि बच्चे घर रहे हैं, बच्चे घर रहने की वजह से खर्चे ज्यादा हुए, मतलब बिजली का खर्चा ज्यादा हुआ, पानी का खर्चा, ये वो, तो गवर्नमेंट ने एक जुजवी तौर पर यह भी पॉलिसी दी है कि जो सोशल हेल्प पे लोग हैं या जिनकी आमदन कम है वो जॉब सेंटर से रब्ता कर सकते हैं, तो उनको बिजली की मद में या मजीद कोई थोड़ी बहुत हेल्प की सूरत में उनको मजीद पैसे दिए जाएंगे। तो जो बिजली की मद में दे रहे हैं वो जब से कोरोना वायरस बहरान शुरू हुआ है कि या अब से वो शुरू होगी हेल्प? अब से शुरू होगी, लेकिन उसके लिए आपको जाना पड़ना है, जॉब सेंटर जो होता है वहाँ अप्लाई करना पड़ना है कि कोरोना की वजह से हमारी जो माशी सूरत हाल है वो बेहतर नहीं रही, बच्चे के घर में कॉस्ट ज्यादा आई है, तो उसमें फिर वो आपको अंदराज के बाद जो पेमेंट है वो दी जाएगी। नहीं, वो कितनी देंगे वो मदद बिजली? वो फैसला करेगा खुद वहाँ का अदारा, वो आपके अफराद के वाले से देखा गया कि आप कितने अफराद हैं, ठीक है, और आपका जो मंथली किराया है वो कितना है,
उस हवाले से वो एक मखसूस जो रकम है वो आपको देंगे, लेकिन कोई फिक्स नहीं है अभी तक। या अभी तक तो खबरें आई हैं उसके अंदर ये है कि वो फिक्स नहीं है। और कोई कौन सी नई नई कानून साजी की है गवर्नमेंट ने? दूसरी ये कानून साजी जो आई है ख़ास तौर पर गैर मुल्कियों के हवाले से, क्योंकि गैर मुल्की पाकिस्तानी इंडियंस जो हैं वो पूरी दुनिया की तरह जर्मनी में भी टैक्सियाँ चलाते हैं। और जर्मनी की जो टैक्सी लाइसेंस है वो मेरे अपना नुक्ता नज़र है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि ना सिर्फ आपको एक टैक्सी लाइसेंस की ज़रूरत होती है, बल्कि जब तक आप किसी इलाके की स्ट्रासे, गलियाँ और उसके अलावा हॉस्पिटल्स, वहाँ के जो ओल्ड हाइम है वो, होटल, सारों का मुकम्मल आपको इल्म नहीं होता और टेस्ट देके उसमें पास नहीं होते, आप यहाँ की टैक्सी नहीं चला सकते। और जो परसों की खबर है उसमें ये है कि हुकूमत ने वो जो एग्ज़ाम होता है इलाके की शनासाई का, वो ख़त्म कर दिया है। और बहुत साल पहले जो पाकिस्तानी थे, मैं एक पाकिस्तानी को जानता हूँ, उसने फ्रैंकफर्ट के अंदर 6 दफ़ा वो टेस्ट दिया, लेकिन बेचारा वो फेल हुआ है, हत्ता कि यहाँ वो ट्रक चलाता था, ठीक है? तो काफ़ी मुश्किल था, लेकिन उसने ईज़ी किया, आसानी पैदा की है। और आसानी इसी वजह से पैदा कर रहे हैं कि किसी तरह मार्केट जमूद का शिकार ना हो, आसानियाँ पैदा कर रहे हैं। और जिस तरह लुफ्थांसा के अंदर अब बहुत बड़ी हेल्प जो है वो गवर्नमेंट ने दी है, 9 मिलियार्ड यूरो जो है वो उसको हेल्प दी है। उनके मुताबिक, लुफ्थांसा के मुताबिक ये था कि पर घंटा उनको 1 मिलियन का नुकसान हुआ है और गवर्नमेंट के हेल्प के बगैर वो नहीं चल सकती। तो गवर्नमेंट में 9 मिलियार्ड यूरो उसको दिया है। और लेकिन दूसरी कोई थोड़ी सी अफसोस की बात ये भी है कि गवर्नमेंट ने कुछ अपने उनके साथ शराइत तय नहीं की, क्योंकि लुफ्थांसा 10,000 वर्कर्स को निकाल रही है और उस पे अभी तक कोई बात नहीं कि गवर्नमेंट अगर हेल्प देती तो मेरे नुक्ता नज़र से लुफ्थांसा को चाहिए था कि वो 10,000 वर्कर जो निकाल रही है उनको मत निकाले, क्योंकि इस हेल्प के बगैर वो चल नहीं सकती थी। लेकिन नहीं हुआ, जिस वजह से बहुत सारी ट्रेड यूनियन हैं वो शोर डाल रही हैं। इसी तरह जो रेलवे में है जर्मन की ट्रेन है उसका काफ़ी नुकसान हुआ है और गवर्नमेंट उसको 3 मिलियार्ड यूरो के फंड्स जो है वो दे रही है या हेल्प कर रही है। लेकिन खास तौर पर एक चीज़ खास नज़र आ रही है कि जो स्टेट है वो फर्मों को ज़्यादा से ज़्यादा बड़े पैकेज दे रही है कि उनको कर रही है, लेकिन नीचे पब्लिक के अंदर भी उसने काफ़ी पैसा फेंका है कि माशी हालत अच्छी हो, लेकिन बेरोजगारी जो है वो इससे नहीं रुकेगी। और खास तौर पर मेरे अपना नुक्ता नज़र है, जिस तरह यहाँ के मुर्शिदान कह रहे हैं कि जर्मनी का जो टैक्स में जो उसको मद में शामिल होते हैं वो 300 मिलियार्ड यूरो इस साल जो है वो कम होंगे, अगले साल 500 मिलियार्ड हो सकते हैं, क्योंकि अगर हुकूमत दे रही है और टैक्सेस वापस नहीं आ रहे। और ख़ास तौर पर एक और जो पिछले दिनों उन्होंने पॉलिसी मुरतब की है इसी वजह से कि मार्केट चले किसी का, उन्होंने जो जर्मनी का सेल्स टैक्स है जो 19% था वो उन्होंने 16% कर दिया कि इस साल के एंड तक जो है वो 16% पेमेंट होगी नॉर्मल चीज़ों के ऊपर, जिस वजह से ताकि चीज़ें थोड़ी सी सस्ती हों खाने पीनों की चीज़ों के ऊपर, क्योंकि 7% जर्मन गवर्नमेंट का टैक्स आयद है वो उन्होंने 5% कर दिया 7 से, ताकि ज़्यादा खरीदारी हो, कि लोगों को जो एक खौफ था पिछले अरसे में बेरोजगारी बढ़ रही है, मुआशी हालत कमजोरी का, वो ना हो। तो गवर्नमेंट कह रही है कि किसी तरह लोगों को इतमाद में लिया जाए, पैसा फेंका जाए, आए मार्केट चले। एक और पॉलिसी जो नहीं कर रहे हैं कि पिछले अरसा में जर्मनी दुनिया का सबसे बड़ा जो इस वक्त कारों का वैसे भी एक्सपोर्ट करता दुनिया में सबसे ज्यादा पहला बड़ा मुल्क है, और ख़ास तौर पर कारों के अंदर दुनिया में इसका पहला नंबर है, सबसे अच्छी कारें बनाता है जो गैर ममालिक में बेचता है। पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जो हैं वो चल रही हैं, लेकिन जर्मनी के अंदर अभी तक जो है वो नहीं थी, ये ज़्यादा डीजल से और पेट्रोल से चलने वाली थी। गवर्नमेंट ने अब इसमें एक और 6,000 यूरो की सब्सिडीज दी है कि अगर इलेक्ट्रिक गाड़ी कोई एक फर्द खरीदता है तो उसको 6,000 यूरो जो है वो कम पे मिलेगी, क्योंकि 6,000 यूरो उसके अंदर पेमेंट जो है वो गवर्नमेंट करेगी, ताकि जो जर्मनी का जो प्लान है इस वक्त के माहौलियात से लड़ा जाए और पोल्यूशन के खिलाफ लड़ा जाए और एक अच्छी फिजा पैदा की जाए,
उसको प्रमोट करने के लिए, उसकी हौसला अफजाई करने के लिए उसने बाकी जितनी गाड़ियां पेट्रोल डीजल से चलने वाली उन पे कोई सब्सिडीज नहीं है, और सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियों के ऊपर 6,000 यूरो के करीब सब्सिडीज रखी है। इसी अच्छा, तरह ये बताएं कि कानून साजी नई नई कानून साजी की है वो किस किस शोबे के लिए की है? एक तो टैक्सी के लिए किया आपने बताया, और जी एक ये प्रॉपर्टी जो खरीदेगा, मकान खरीदेगा, मार्केट उस से शोबे में मद में की। और कहाँ कहाँ कानून साजी नहीं की है? जो कानून साजी के मतलब जर्मनी ने जो इस वक्त 130 मिलियार्डन का लिया नॉर्मल कानूनी वाले से ये जायज नहीं था, इतना नहीं ले सकते आप कर्जा। हुकूमत ने स्पेशली इसके लिए कानून साजी करके ऑर्डिनेंस पास करा के इतना बड़ा कर्जा लिया। और जो लास्ट टाइम अंगेला माइकल का इंटरव्यू था, उससे साफी ने पूछा कि इतना बड़ा कर्जा जो आपने लिया है सारा मुख्तलिफ पदों में, आप इसको पे नहीं कर सकते। आज की जनरेशन, आज की नस्ल इसको पे नहीं कर सकती। तो अंगेला माइकल ने बड़ा साफ जवाब दिया, उसने कहा कि हमें मार्केट को बचाने के लिए इतने बड़े कर्जे लेने जरूरी थे, और ये दुरुस्त है कि हम पे नहीं करेंगे, आने वाली नस्लें जो है ये कर्जा उन तक मुंतकिल होगा। अच्छा, एक तो ये है, दूसरा ये है कि गवर्नमेंट किन किन शोबों की सपोर्ट कर रही है, बिजनेस को उठाने के लिए किस तरह सपोर्ट कर रही है? जी जी उसने उसकी ज्यादातर कोशिश जो है गवर्नमेंट की वो यही है कि बिजनेस को सपोर्ट की जाए। लेकिन मसला ये है कि पिछले अरसे से 2008 का जो बहरान था वो आज इन्होंने उसको छुपाया हुआ था, या आप कह लें कि उसको नुमाया नहीं कर रहे थे। वो बहरान मुसलसल अभी तक चल रहा था, ठीक है। तो वो अब जाके गड्ढे में गिर गया या वो फट गया, जिस वजह से इन्होंने देखे कि जर्मनी के अंदर छोटे बिजनेसमैनों को 15,000 यूरो तक की सपोर्ट किया फ्री में कि आप अंदराज करें, ऑनलाइन अंदराज करें, आपको चंद दिन के अंदर 15,000 यूरो मिल जाएंगे, ताकि आप अपना जो है कोरोना की वजह से या 1-2 माह आपका जो नुकसान हुआ वो पूरा हो सके। लेकिन उसके बावजूद सिर्फ एक हफ्ते के अंदर अंदर 32,000 छोटे जो बिजनेस हैं उन्होंने दिवालिया हो गए, ठीक है। उसके बावजूद मुश्किल है। दूसरा इसी तरह है कि जो जर्मनी के अंदर दूसरा ये नाइक है, उसने सपोर्ट मांगी थी। कार स्टार्ट बहुत बड़ा यहाँ का दायरा है, उसके वाले से सपोर्ट मांगी थी। लेकिन अब हुकूमत के पास भी लाजमी बात है कि लाभ महदूद वसाइल नहीं है। ये दुरुस्त है कि जर्मन रियासत दुनिया की अमीर तरीन रियासत है, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद उसके वसाइल अनलिमिटेड नहीं है, तो उसको कहीं ना कहीं खींचना पड़ता है। लेकिन अब सवाल ये है सबसे बड़ा कि इतना पैसा मार्केट में फेंकने के बावजूद क्या ये मार्केट रन कर पाएगी? और जो माहिरीन है उनका ये नुक्ता नजर है कि इस साल 300 मिलियार्डन और अगले साल 500 मिलियार्डन हुकूमत की आमदनी में कमी आएगी। और दूसरा बेरोजगारी जो 6.1% मौजूदा है, ये आइंदा साल बढ़कर 7 तक जा सकती है। और ये जो मौजूदा 6.1% बेरोजगारी है, ये भी कोई ओरिजिनल शक्ल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर क्योंकि हुकूमत की एक पॉलिसी थी कि कोरोना की वजह से या बुरहानों की वजह से बहुत सारे वर्करों को जो फर्में हैं वो तनख्वाहें नहीं दे सकती। तनख्वाहें ना देने की वजह से गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी बनाई है कि आधी तनख्वाहें जो है, या कोई फर्म देखती है कि मेरे पास 100 बंदा है और 100 बहुत ज्यादा है, मेरे पास 80, मैं 20 को मुस्तकिल बुनियाद पे फुल टाइम मैं रखता हूँ और 80 को मैं नहीं रख सकता। अगर 80% मजदूरों को वो कहता है कि मैं 80 घंटे पे करता हूँ, और जर्मनी के अंदर क्योंकि 160 घंटे महीने का फुल टाइम जॉब होती है, तो बाकी के जो तकरीबन 80 घंटे होते हैं वो गवर्नमेंट पे कर रही है। मसलन जर्मनी के अंदर एक बड़ी तनख्वाहें हुकूमत खुद पे कर रही है इनडायरेक्टली, जो मालकान के हाथों से वर्करों को मिलती है, लेकिन पे वो गवर्नमेंट कर रही है, ठीक है। तो वो जो वर्कर है जिनको फर्में बर्दाश्त नहीं कर पा रही, वो समझती हैं कि ये बोझ है, या अपने मुनाफे को कायम रखने के लिए वो उनको बोझ समझती हैं, वो इस वक्त मुख्तसर जॉब पर हैं या छोटी जॉब पर हैं। और कल को अगर गवर्नमेंट उनको पैसा नहीं देती, मिसाल के तौर पर, जो कि मेरा नहीं ख्याल कितनी देर तक देगी, चंद महीनों और शायद कर ले, अगर वो नहीं देगी तो मालकान उनको बाहर निकाल देते हैं। और अगर वो 80% जिनको उन्होंने शॉर्ट जॉब पे किया है
अगर उनमें से आधे भी निकाल देते हैं तो बेरोजगारी बड़े पैमाने पर फैलेगी। और अगर ये सूरत जर्मनी की है तो यूरोप का मुस्तकबिल और यूरोप का जो ख्वाब है वो इससे ज्यादा भयानक होगा, क्योंकि यूरोप के जो बाकी ममालिक हैं वो जर्मनी के ऊपर चल रहे हैं। अब जर्मनी की जो कारों की फर्में हैं, जो या कंस्ट्रक्शन की फर्म, उनका सारा माल आ रहा है इटली से, आ रहा है यूनान से, इधर से आ रहा है। और अगर यहाँ बहरान होता है जर्मनी के अंदर तो यूरोप के अंदर इससे ज्यादा बहरान होगा। और नहीं, आप कह रहे हैं कि अगर वो फर्में निकालें, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब अगर वो फर्में चलती हैं, गवर्नमेंट उनको चलाएगी, फिर तो क्राइसिस ये नहीं ना रहेगा। आपकी बात ठीक है, लेकिन मसला ये है कि देखें, मैंने एक बात की थी कि जो मार्केट इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन होती है कि पैदावार करो, बेचो और प्रॉफिट हासिल करें, ठीक है। पैदावार इतनी है, देखिए अब जर्मनी के अंदर मिसाल के तौर पर कारों की फर्म है। अब कोई शख्स कार लेता है, कार अगर वो नई भी लेता है तो मेरा नहीं ख्याल कि 3-4 साल से पहले कोई नई गाड़ी लेता है उसी को चलाएगा। जो जर्मनी के अमीर तरीन जो लोग हैं वो हर साल नई गाड़ी बदलते हैं, ठीक है। लेकिन फैक्ट्रियां तो डेली गाड़ियां बना रही हैं, कौन लेगा? एक वक्त पे जाकर जर्मनी का जो इससे एक पहला बहरान था गाड़ियों का, वो ये हुआ था कि इनको गाड़ियां फेंकने के लिए जगह नहीं मिल रही थी, और जितनी कॉस्ट गाड़ी बनाने पे आई थी, खासतौर पर ओपल का बहरान अगर आपको याद हो, चंद साल कबल था, तो ओपल गाड़ी इतनी बन चुकी थी कि वो कह रहे थे कि अगर हम इसको जाया करेंगे तो कॉस्ट ज्यादा आएगी। तो फिर गवर्नमेंट ने 3,000 यूरो की सब्सिडीज दी थी एक गाड़ी के ऊपर, ताकि अगर पुरानी गाड़ी फेंक के आप नई गाड़ी लेते तो गवर्नमेंट 3,000 यूरो देती थी। तो उससे मार्केट गाड़ियों की कुछ चली। और जर्मनी की इस वक्त जो मेन बड़ी मार्केट है वो हैवी इंडस्ट्री और कारों की है। तो इसलिए ये है कि अब चल रहा है, देखें। लेकिन बहरान की वजह से कुव्वत खरीद लोगों की कम होगी। जब कुव्वत खरीद कम होती है, लोग वो चीजें भी खरीदना बंद कर देते हैं जिनकी उनको इतनी शदीद जरूरत नहीं होती। तो आपके ख्याल में किस किस शोबे में ये आएगा बुरहान? खास देखें जी, जो बहरान है वो तो मुआशी तौर पर इज्तिमाई होता है बहरान पूरी सोसाइटी के अंदर। जब वो मुआशी बहरान फैलेगा उससे सियासी बहरान जन्म लेते हैं। सियासी बहरान जब आएंगे, मूवमेंटें बढ़ती हैं, तहरीकें आती हैं, सियासी जैसे जुलूस होते हैं, ठीक है, हुकूमतें रिफॉर्म्स करती हैं उसके लिए किस तरह बचाया जाए। और रिफॉर्म्स कुछ अरसा काम करती हैं, लेकिन एक वक्त के बाद किसी भी सिस्टम के अंदर इतनी गुंजाइश नहीं रहती कि वो अपनी रिफॉर्म्स से बेहतरी पैदा कर सके। और रिफॉर्म्स भी जब नेगेटिव असरात सोसाइटी में डालती हैं तो फिर बहुत सारी तब्दीलियां आती हैं, जिस नहीं, तरह मेरा सवाल ये है कि जिस तरह कंस्ट्रक्शन का शोबा मुतासर हो सकता है, प्रॉपर्टी की प्राइसेस नीचे आ सकती हैं, जी जी दुकानें बंद होंगी, या तो कौन कौन सा शोबा आपके ख्याल में देखिए, मुतासर होगा? सबसे ज्यादा जो मुतासर अब तक हुआ है सरकारी इदारों-शुमार के हवाले से, वो छोटे बिजनेसमैन हैं। हम्म। छोटे बिजनेसमैन बहुत ज्यादा तबाह हुए हैं। रेस्टोरेंट वाले हैं, ठीक है, उसके बाद हजाम की दुकानें हैं, या खाने पीने की दुकानें, जितने छोटे बिजनेस हैं जो, वो बहुत ज्यादा मुतासर हुए हैं। वो बकायदा ना सिर्फ दिवालिया हो चुके हैं, बल्कि उनकी मिकदार में मुसलसल इजाफा हो रहा है। और हुकूमत ने खुद ही करार किया है कि जो छोटे बिजनेस तबाह हो रहे हैं वो पिछले चंद सालों से जिंदगी और मौत की जंग में थे। मतलब वो पहले अपनी बका के लिए लड़ रहे थे, हल्का सा झटका लगा तो फारग हो गए, ठीक है। छोटे बहुत सारे बिजनेस तबाह होंगे। अगर छोटे बहुत सारे बिजनेस तबाह होते हैं तो लोग भी बेरोजगार होंगे, उनको रोजगार चाहिए होगा। और बड़ी जो फर्में हैं वो खुद बंदे निकाल रही हैं, तो इस वजह से ये है कि उसमें भी बेरोजगारी के जो असरात हैं वो बढ़ेंगे। जिस वजह से इससे एक चीज हो सकती है, मैं भी, मेरा अपना ख्याल है, जरूरी नहीं कि दुरुस्त हो, हुकूमत ने जो इस वक्त सेल्स टैक्स की कीमत कम करके 19 से 16 कर दिया और 7 से 5 कर दिया, मैं भी हुकूमत अपने उसमें इजाफा करने के लिए अगले साल ज्यादा कर दे, 21 कर दे, 22 कर दे, 23 कर दे, क्योंकि स्टेट ने भी तो किस तरह चलना है ना, वो कैसे चलेगी। तो आने वाले वक्तों में जो है टैक्सेस के अंदर वो इजाफा होने के बड़े असरात हैं कि वो होंगे। तो अच्छा, ये दानियाल साहब, सवाल भी आ रहे हैं कि एक भाई ने सवाल ये किया है कि ये 300 यूरो जो है, जी जी
ये क्या झील वालों को भी मिलेंगे? ये उन तमाम बच्चों को मिलेंगे जिनके बच्चों के पैसे आ रहे हैं। अजील वालों का पहले चंद साल कबल असाइलम वालों को भी बच्चों के पैसे मिलते थे, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि तकरीबन 1-2 साल से इन्होंने कानून में तब्दीली किया, और जो भी साइलम पे हैं, जिनके केस अभी मंजूर नहीं हुए, अदालतों में नहीं लगे, उनको हुकूमत ने एक मखसूस रकम देती है। इसका मतलब ये बात यह है कि जिनको किंडर गिल्ड मिल रहा है, या जर्मन के अंदर जिनको किंडर गिल्ड कहते हैं, बच्चों के जर्मन के पैसे। अंदर जिनको किंडर गिल्ड मिल रहा है उनके बच्चों को मिलेंगे। सवाल ये भी आया है कि ये कब मिलेंगे? ये आपको क्योंकि कानून पास हो गया है, और मेरा ख्याल है कि 1-2 हफ्ते के अंदर अंदर आपके अकाउंट में ऑटोमेटिक आ जाएंगे, क्योंकि जो आपको किंडर गिल्ड भेजने वाला अदारा है, वो बच्चों का अदारा है जो आपको किंडर गिल्ड हर माह भेजता है ऑटोमेटिक फेमिलियन का से। उर्दू में आप उसको कह सकते हैं कि खानदान का जो गल्ला है, तो वो जो है आपको ऑटोमेटिक भेज देगा आपके अकाउंट में। अच्छा, दूसरा ये है कि अपना ये क्या एक ही दफा मिलेंगे? हाँ जी, ये सिर्फ एक दफा है, थोड़ी सी सपोर्ट के लिए, हेल्प के लिए, कि थोड़े से उनकी मुआशी हालत बेहतर हो। एक दोस्त है हमारे, उन्होंने बल्कि लिख दिया साजिद साहब ने नीचे कमेंट्स में, वो समझते हैं इन कवानीन को। उन्होंने कहा कि झील वालों को ये पैसे नहीं मिलेंगे, झील वालों को नहीं जी मिलेंगे। जी, मेरा यही ख्याल था कि साइलम को नहीं, क्योंकि सिर्फ उनको मिलेंगे जिनको किंडर गिल्ड मिल रहे हैं। किंडर गिल्ड मिलेंगे। अच्छा, ये मुझे बताएं कि इस क्राइसिस में ये रेस्टोरेंट का शोबा किस हद तक मुतासर हुआ है? बहुत ज्यादा मुतासर हुआ है, क्योंकि जर्मनी के अंदर अ, बहुत सारे, जब लोग, अक्सर आप देखें उलट सिस्टम होता है, नॉर्मल जब बेरोजगारी होती है तो लोगों को जॉब्स नहीं मिलती, तो लोग हम्म। अपने छोटे छोटे बिजनेस खोल लेते हैं, हम्म। जिस वजह से पिछले अरसे के अंदर जर्मनी में बहुत सारे छोटे बिजनेस चल रहे थे, और हम्म। जो वो हैंड टू माउथ चल रहे थे। हम्म। क्योंकि आप देखें कि मुझे ये पता है कि 92 के अंदर जर्मनी के अंदर अ, तब तो खैर मार्क चलता था, लेकिन शुरू में जब यूरो आया हम्म। तो 12 यूरो से कम का पिज्जा नहीं मैंने कहीं देखा। हम्म। आज आपको 5 यूरो का पिज्जा मिल जाता है, कि बहुत ज्यादा रेस्टोरेंट खुल गया, कंपटीशन उनका इतना बढ़ गया है, या तो वो खत्म कर दे, या अपनी एग्जिस्टेंस के लिए कीमतें नीचे से नीचे, नीचे से नीचे करते जाए। तो हर चीज की एक लिमिट होती है कि हद से ज्यादा अगर कीमतें आप गिरा देंगे, तो आपको आपकी कॉस्ट, आपकी लागत भी नहीं मिलेगी, और वो आप कितनी देर इस तरह कर सकते हैं। ये इस वजह से गवर्नमेंट जो 1.3 मिलियार्डी दे रही है मार्केट में, ये किस किस शोबे को दे रही है? ये उन्होंने देखे जी, बहुत सारा जो रकम दी है उन्होंने बेरोजगारी की अदारों को दी है, क्योंकि जर्मनी के अंदर जैसे मैंने कहा 6%, 6.1% बेरोजगारी हो गई है, और उन्होंने बेरोजगारी के अदारों को एक्स्ट्रा पैसे दिए हैं कि ताकि नए जो बेरोजगार हैं उनको भी वो पैसे मिले, क्योंकि जो आर्बेट है या जो मेहनत का अदारा है जर्मनी के अंदर, उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो इतने बंदों को बेरोजगारी अलाउंस दे सके, उसके लिए दिए हैं। उसके अलावा जो हेल्प के दायरे हैं, जॉब सेंटर पे बेनिफिट जो गवर्नमेंट से लेते हैं, उनको बहुत सारे पैसे दिए हैं, उस मद में पैसे दिए हैं। खास तौर पर 3 दिन 4 दिन कबल वो कम्युनिटियों को या टाउनों को भी पैसे दे रहे हैं, क्योंकि जो गवर्बे स्टोया होता है, गवर्बे ये जो मकानों का या काम जो फैक्ट्रियां फुक्ट्रियां एरिया एरिया की होती हैं, उनमें से खास टैक्स जो है वो वहाँ के टाउन हॉल में जाता है, टाउन यूनियन है, काउंसिल है, कुछ कह रहे, उनमें जाता है, तो वो उनसे अपने बड़े छोटे छोटे काम पूरे कर पड़ते हैं। वो भी बहुत मुतासर हुआ है, क्योंकि फैक्ट्रियां बहुत सारी बंद हुई, दिवाली आई हैं, तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने कल के परसों ये बनाया है कि वो उनको मजीद जो यूनियन काउंसिल है उनको पैसे देंगी, ताकि वो जो अपने अखराजात हैं उनको जारी रख सकें, या उनकी जो ज़रूरतों के काम है वो उनको पूरा कर सकें। इसके अलावा उन्होंने मशहद के अंदर बहुत पैसा डाला है, जिस तरह मैंने कहा कि उन्होंने जर्मन ट्रेन के अंदर दिया है, उसके बाद उन्होंने उसको दिया। खास तौर पर एक और खास चीज है, देखें कि जर्मन को बहुत फिक्र है यूरोप की भी, उसकी वजह यह है कि जर्मन यूरोप के बगैर भी नहीं चल सकता। बहुत सारी जो छोटी इंडस्ट्री है वो यूरोप में है, जिसने जर्मनी को बचाया हुआ है। ठीक है, आपको पिछले दिनों शायद इल्म हो कि जब ये तमाम बॉर्डर्स बंद हुए हैं,
तो जर्मनी के अंदर कंस्ट्रक्शन की फर्में खुली थी, ये बंद नहीं हुई, ठीक है। लेकिन मटेरियल ना होने की वजह से, जो कि इटालिया से आता था या उस यूरोप ममालिक से आता था, वो बहुत सारी फर्में जो थी वो बैठ गई, क्योंकि उनको मटेरियल ही नहीं मिल रहा, तो वो काम कैसे करेंगे, ठीक है। इस वजह से अब पोर्शे जो है उसका बहुत सारा जो स्पेयर पार्ट्स है इटली और ब्राजील से आते हैं। तो अगर ये बॉर्डर बंद हो जाएंगे तो क्योंकि आज की दुनिया एक ग्लोबल विलेज है, पूरी दुनिया एक एक शहर है, एक गांव है, हर मुल्क की जरूरतें दूसरे मुल्क से लिंक्ड है, और कोई एक मुल्क आज के दौर में अपने तौर पर जिंदा नहीं रह सकता। जर्मनी हो, पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, चाइना हो, कोई भी हो, और पूरी आपस में एक दूसरे मजबूती से जुड़े हुए हैं। इस वजह से अगर किसी एक मुल्क में क्राइसिस आता है तो बराह रास्त वो दूसरे मुल्कों का क्राइसिस बनता है। सेम इस तरह देखें कि अब जर्मनी ने और फ्रांस ने मिलकर 500 मिलियन यूरो ईयू को दिए हैं, यूरोपियन कम्युनिटी को दिए हैं, ताकि यूरोप के वो मुल्क जिनको बहुत इस कोरोना से बहुत मुतासर हुए हैं, जिनकी इकोनॉमी बहुत बैठ गई है, जिनमें सरफरीस्त इस वक्त स्पेन और इटली है, देखा, और वो खुद सर्वाइव नहीं कर सकते। अब जर्मनी ने ईयू को पैसे दिए हैं 500 मिलियन कि वो ये जर्मनी की तरफ से पैसे लेके उन मुल्कों को दे क्रेडिट जो सबसे ज्यादा मुतासर हुए हैं, जिसमें स्पेन और इटली है, ठीक है। तो इस वजह से इससे नजर आता है कि जर्मनी और फ्रांस का बहुत इंटरेस्ट ये भी है कि यूरोप भी दिवालिया ना हो, बल्कि यूरोप जो है वो भी चलता रहे। लेकिन इनके अपने इंटरेस्ट हैं, बाद में कुछ ना कुछ वहां की चीजें खरीद लेंगे, जिस तरह यूनान जो है जर्मनी ने खरीद लिया इस वक्त। अच्छा, ये एक कैसर शहजाद साहब का क्वेश्चन आया है कि वो कह रहे हैं कि जिसके 2 या 3 बच्चे हों, क्या जी, हर बच्चे को अलग अलग 300 यूरो मिलेगा? हाँ जी, बिल्कुल, हर बच्चे को 300। अगर आपके 2 बच्चे हैं 6, अगर 3 हैं तो वो 900, अगर 4 बच्चे हैं तो 1200 यूरो। 4 बच्चे हैं तो 1200 यूरो। अच्छा, ये एक अपना सवाल कर रहे हैं कि बॉर्डर कब ओपन हो रहे हैं। वो कहते हैं कि अगर इटली से जर्मनी किसी ने आना है तो क्या बॉर्डर ओपन है? फिलहाल जो पिछले 2 हफ्तों से इटली ने, तो खैर अगर आपने देखा तो उसने अपनी हर चीज खोल दी है, इटली और स्पेन ने, क्योंकि उनकी इकोनॉमी का जो ज्यादातर दारोमदार है वो है टूरिज्म के ऊपर, ठीक है। और जर्मनी और इन 2 मुल्कों में सबसे ज्यादा जो मुतासर हुआ है स्पेन, इटली, उनकी इकोनॉमी काफी बैठ गई है। इस वजह से इन्होंने अपने बीच और टूरिस्ट प्लेस सब ओपन कर दिया ताकि टूरिस्ट आए। अभी तक जो बॉर्डर खुले हैं वो नीम खुले हुए हैं। अगर आपको जरूरत है, अगर आप काम करते हैं, मतलब जर्मनी और फ्रांस का जो बॉर्डर है उसमें बेशुमार जो फ्रेंच हैं वो आके जर्मनी काम करते हैं, जर्मनी के फ्रांस जाते हैं। पहले ये बॉर्डर बंद थे, लेकिन अब खोल दिए। काम करने वाले रिश्तेदार, दोस्त, वजूहात की बुनियाद पर आप इधर उधर जा आ सकते हैं। और जो कार्गो था वो पहले ही खुला था कि कार्गो वाले तो आ जा रहे थे पहले भी। इसका मतलब है कि जो जिनके पास सॉलिड रीजन है, जो आना चाहते हैं वो आ सकते हैं। वो आ लेकिन सकते हैं, उनको अब भी है, क्योंकि जो सरहद है उसके ऊपर चेकिंग अभी तक जारी है, सरहदों के ऊपर। और वहाँ जो रेंजर है या वहाँ की जो सरहदी पुलिस है वो चेक करती है। लेकिन 15 जुलाई से सारा कुछ खुल रहा है। 15 जून से या 15 जुलाई? इस महीने की 15 से ना, ये जून है, 15 जून से। 15 जून से जो एयरलाइंस हैं वो बकायदा अपना सफर जो है बकायदगी वो रखेंगी। होटलों की बुकिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। एयरबीएनबी जिसपे बहुत सारे गैर मुल्की जो हैं वो कम कीमत पर रहायश रख सकते हैं, वो भी जो है उनकी भी आ रही हैं कि भी अपनी बुकिंग कराएं। नॉर्मल जो है 15 के बाद टूरिस्ट प्लेस और वेकेशन प्लेस हर क्या जगह। ये एयरबीएनबी पूरे यूरोप के लिए क्या खुल रही है? होटल वगैरह पूरे यूरोप के खुल रही हैं? हाँ जी, हाँ जी, सारा खुल रहा है, क्योंकि उनकी बुकिंग जारी हो चुकी है। मैंने खुद चेक किया था, मतलब फ्रैंकफर्ट के अंदर जो था वहाँ भी आप बुकिंग उनकी खुल चुकी है बुकिंग। आप उनकी बुकिंग करवा सकते हैं, और फिलहाल काफ़ी जगह है वहाँ उसमें। एक तौसीफ चीमा साहब ने सवाल किया कि मेरे पास कारता सोजोर्न है और मेरी फैमिली का पास 2 साल का इटली का, क्या मैं वाई फैमिली जर्मनी शिफ्ट हो सकता हूँ? नहीं, उसकी वजह ये है
कि जर्मनी में आने के लिए आपके पास 2 चीजें, आप वैसे आ सकते हैं छुट्टियों पे 3 माह नहीं तक। नहीं नहीं नहीं, उसके पास वो शिफ्ट होना चाह रहा है, उसके पास उम्बे फ्रिस्ट है, फॉर अच्छा, एवर उम्बे कार्ड। फ्री स्टेट है, सॉरी, मैंने कहा 2 साल का है, आपने कहा कारता 2 दी साल का। कारता दी सिजोर्नो जो होता है ना, उसको जी जी, जर्मन में कहते हैं उम्बे फ्रिस्ट, फॉर एवर इटालियन का में वीजा। कहते हैं फॉर एवर। यस, ठीक है, तो उनको वो हो सकते हैं। उनको मैं पहले मैं जवाब देता हूँ। तो सिर्फ चीमा साहब, आप बिल्कुल आ सकते हैं। पहले आप आएंगे, अपने कागज पहले आपके तब्दील होंगे, फिर आपकी वजह से आपके साथ आपकी फैमिली के होंगे। लेकिन तौसीफ चीमा साहब, एक ख्याल रखना कि ये आर इटालियन में कहते हैं कस्तूरा, यहाँ कहते हैं बेउडा, आर बेउडा फैमिली के चेंज नहीं करता अगर उनके पास कारता दी सिजोर्नो ना हो। लेकिन मैं आपके पास खुद एग्जाम्पल बैठा हूँ, मैं इटली से आया हूँ, मेरे पास कारता दी सिजोर्नो थी, लेकिन मेरी फैमिली के पास कारता दी सिजोर्नो नहीं थी, लेकिन मैंने चेंज करवाए हैं, मेरी फैमिली के चेंज हुए हैं जी। तो ये आप आ सकते हैं, आप शिफ्ट बिल्कुल हो सकते हैं। लेकिन शर्त है उसके लिए कि आप अगर यहाँ आते हैं तो आप फुल टाइम जॉब करें, गवर्नमेंट से और किसी तरह से कोई हेल्प ना लें, हम्म। और 1 साल तक काम करें। पहले आपको 1 साल का वीजा मिलता है, फिर आपको 2 साल का मिलेगा, उसके बाद आप अपनी फैमिली को बुला सकते हैं अगर उसके पास फॉरएवर का वीजा नहीं है। अगर उनके पास भी फॉरएवर का वीजा है तो सारी फैमिली शिफ्ट हो सकती है, लेकिन शर्त ये है कि आपके पास मकान हो, आपके पास जॉब हो, और गवर्नमेंट से हेल्प लिए बगैर आप यहाँ काम करें, तो सारी फैमिली को जर्मनी का वीजा मिल जाएगा। एक और सवाल किया गया है कि सर, हाउस बिल्डिंग करने के बाद कितनी देर तक जॉब ना मिले तो रह सकते हैं, जर्मनी से डिपोर्ट का मसला हो सकता है? वो अ, कह जी, जी जी, सवाल कीजिए मुकम्मल सर। वो मेरे ख्याल में होगा झील में, झील पर। वो कहता है कि अगर मैंने हाउस बिल्डिंग करूं तो कितनी देर तक मैं रह सकता हूं अगर मेरे पास जॉब ना हो तो? देखिए, अगर आप असाइलम पे हैं और आपकी असाइलम ख़त्म हो गई, अदालत ने आपको रिजेक्ट कर दिया कि आपका केस नहीं है, तो आपको एक जर्मनी में डोल्टुम कहते हैं कि आपका जब तक कागज़ात मुकम्मल नहीं होते, आप उसके ऊपर यहाँ रह सकते हैं। लेकिन आपके जूँ ही कागज़ आते हैं, पासपोर्ट है या पाकिस्तानी एम्बेसी आपको कोई कागज़ दे देती है, आप चाहे हाउस बिल्डिंग कर रहे हैं, चाहे जॉब कर रहे हैं, चाहे जो भी हैं, आपको फ़ौरी तौर पर ये डिपोर्ट कर देते हैं। इस वजह से हाउस बिल्डिंग का अगर आप पाकिस्तान से आए हैं, क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तान से वीज़ा लेके आए हैं यहाँ काम के लिए, ठीक है? तो वो यहाँ काम कर रहे हैं, और अगर वो काम नहीं करते उनको भी वापस भेज दिया जाता है। लेकिन असाइलम के लिए जो है वो अब काफ़ी सख्त सूरत हाल है, लेकिन किसी दौर में बड़ी आसान थी। उसकी वजह ये थी, आपको एक और वजह, पहले ये थी कि जर्मनी में वर्कर्स की बहुत सख्त ज़रूरत थी, और यूरोप से इतने बंदे नहीं आते थे। इस वजह से इन्होंने असाइलम के लिए बहुत आसानियाँ पैदा की थी ताकि लोग यहाँ के काम कर सकें। और दूसरी बात है, अलमिया है, अफ़सोस के साथ ये कहना पड़ता है कि ज़्यादातर जो असाइलम के लोग हैं, वो एजुकेटेड नहीं हैं, उनकी कोई ज़्यादा अच्छे हुनर नहीं है। मसलन हेसन का, फ्रैंकफर्ट जिसका इलाका यहाँ विस्बाडन कैपिटल है, उसने कहा था कि बहुत सारे पाकिस्तानियों को उसने डिपोर्ट भी किया। उसकी वजह ये थी, उसने कहा ये बंदे कोई काम नहीं कर सकते। हमें जिस वजह से ख़ास तौर पर कोशिश करनी चाहिए कि हम यहाँ आते हैं, अगर असाइलम पे हों, जैसे भी हैं, सबसे पहले ज़ुबान पे ख़ास तवज्जो दें। हमें ज़ुबान आनी चाहिए, हमने यहाँ रहना इस मुआशरे के अंदर, है ना? हमें ज़ुबान है, ज़ुबान की बेस के ऊपर आपको अच्छी जॉब्स मिलेंगी, आप इस मुआशरे में चल सकेंगे, रन करेंगे, इसकी कदरों को, इसके कवानीन को समझ सकेंगे, उसके मुताबिक चल सकेंगे। लेकिन माज़रत के साथ ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं उनकी नज़रें जर्मनी के सोशल सिस्टम पर होती हैं, क्योंकि ये दुरुस्त है कि जर्मनी इस वक़्त इसका जो सोशल सिस्टम है या जो बेनिफिट्स है वो दुनिया में अच्छी तरीन है। मतलब स्वीडन में भी है, अच्छी है, दुनिया का पहला मुल्क है, लेकिन जर्मनी की बहुत अच्छी है, और एक बड़ी मंडी है जिसमें काम भी बहुत है। तो हमें यहाँ के बजाय हेल्प पे उसको टारगेट बनाएं। जॉब भी यहाँ बहुत है, हमें करनी चाहिए नॉर्मल जॉब्स। तो हमें कोशिश करनी चाहिए यहाँ कि हम यहाँ
आके थोड़ा सा पढ़ें, काम करें, तो हमारे लिए बहुत चांसेस है। और मैं समझता हूँ कि हमें अपनी छोटी सोचों से बाहर आना चाहिए। ये दुरुस्त है कि पाकिस्तान के अंदर मुआशी हालात बहुत तंग है, वहाँ सारी जिंदगी हम रोटी कपड़े मकान के लिए ही तक दो करते रहते हैं, और वो भी अच्छी हमें मौत तक नहीं मिल पाती। और जर्मनी में जिंदगी वहां से शुरू होती है कि आप यहाँ जब असाइलम पे हो या आपको काम ना हो, आपको गवर्नमेंट या मकान देती है, मकान का किराया देगी या हीटिंग के पैसे देगी, आपको यहाँ जनाब कपड़ों के पैसे देगी, जो सोशल हेल्प है उसमें अगर देखें तो सकाफती सरगर्मियों के पैसे भी शामिल हैं उसके अंदर। तो जर्मनी का जो हमें जर्मनी को कभी पाकिस्तान के वाले से नहीं देखना चाहिए, हमें यहाँ के वाले से देखना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि यहाँ हमारे लिए बहुत चांसेस हैं, क्योंकि हम जिन मुल्कों से आए हैं वहाँ हम बड़ी मुश्किल से जिंदा हैं, बड़ी मेहनत करके, बड़ी मेहनतों के बाद हम चीजों को हासिल कर पाते हैं। अगर हम वो मेहनत जो पाकिस्तान में करते हैं अगर हम यहाँ करें, तो मैं आपको एक गारंटी देता हूँ कि हमारी जो कम्युनिटी है वो सबसे अच्छी कम्युनिटी हो यूरोप के अंदर। अच्छा, ये एक सवाल आया है कि सर मेरे पास इटालियन पासपोर्ट है और फैमिली के पास 5 साल का कार्ड उम्र फ्रिस, तो क्या स्विट्जरलैंड शिफ्ट हो सकता है? स्विट्जरलैंड जो है वो यूरोपियन कम्युनिटी में है, लेकिन उसके बहुत सारे कवानीन इससे नहीं मिलते। इस वजह से आप स्विट्जरलैंड के अंदर वहां नहीं जा सकते, क्योंकि वहां ये है कि आप जा सकते हैं क्योंकि आपके पास नेशनैलिटी है, ठीक है। आप स्विट्जरलैंड शिफ्ट होके वहाँ काम वगैरह करें, काम आपको मिल जाएगा, तो उसके बाद आप वहाँ फैमिली वगैरह बुला सकते हैं। लेकिन यूरोप के बाकी मुल्कों की तरह स्विट्जरलैंड इतना आसान नहीं है, क्योंकि उसके बहुत सारे कवानीन यूरोप से अलग है। एक यूरो नहीं वहाँ चल रहा, बैंकिंग के कवानीन यूरोप से अलग है, मतलब ब्लैक मनी ज्यादा लोग कहते हैं वहाँ है, खैर ठीक है। तो इस वजह ये है कि वहाँ के कवानीन यूरोप से काफी मुख्तलिफ है। ये सवाल इटली की इमिग्रेशन के बारे में काफ़ी आने शुरू हो गए हैं। तो शानी राजा साहब, जब महमूद असर चोई साहब या इरफान राजा साहब प्रोग्राम करते हैं तो क्वेश्चन ये उनसे किए जा सकते हैं। जीलो खैर 6 मंथ वाली केस रिफ्यूज हुआ है, इटली में हूँ, बल्जानो 1 ईयर काम लगा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट फॉर एवर है, क्या इमिग्रेशन अप्लाई कर सकता हूँ? लेकिन आपके पास अगर कॉन्ट्रैक्ट घर घर का हो, वेदांते का हो, या वो एग्रीकल्चर का, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन फाइनल आपको इंफॉर्मेशन महमूद असगर चोई साहब और इरफान रांझा साहब ही दे सकते हैं। मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, हम जर्मनी की बात कर रहे हैं। हमारे साथ जर्मनी से हमारे माशियात और तजिया नगार दानियार रजा साहब हैं। अगर जर्मनी के हवाले से कोई क्वेश्चन होगा तो हम जवाब देंगे। इटली के ना मैं एक्सपर्ट हूँ ना वो हैं जी। बिल्कुल सही है आपकी बात। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं फैमिली के पास इटली के 2 साल के पेपर हैं, तो क्या इनको पाकिस्तान से नहीं जर्मनी का वीज़ा लगवाना पड़ेगा? तो सिर्फ चीमा साहब नहीं लगवाना पड़ेगा, वो आ सकते हैं। अच्छा दानियाल साहब, जो हमारा असल मौजू था, जी जी। पिछले हफ्ते में क्या क्या न्यूज रही हैं जर्मनी की, जो नई करंट न्यूज थी, जो हम इंफॉर्मेशन दे सकें अपने नाजरीन को? खास तौर पर जो आजकल भी गर्म न्यूज़, आजकल जो अमेरिका के अंदर नायत अफसोसनाक जो ब्लैक कम्युनिटी के साथ ज्यादती की गई है कि पुलिस ने उसकी गर्दन के ऊपर घुटना रखकर उसको मार दिया, और वो कह रहा था मेरा सांस बंद हो रहा है, और उसके ऊपर जो इल्जाम लगा वो भी गलत था। आपको पता होना है कि $20 वो किसी शॉप पे लेके गया कोई चीज खरीदने के लिए, तो उसने पुलिस को फोन कर दिया कि शायद ये $20 सही नहीं है। तो पुलिस ने आके उससे ना पूछा ना देखा, उसने नीचे उसको गिरा के तो उसकी घुटना जो उसकी गर्दन पे रख दिया, और वो बेचारा जो डेथ हो गई उसकी। ये अफसोसनाक है। और ना सिर्फ अमेरिका के अंदर, पहली दफा तारीख में पहली दफा अमेरिका के अंदर जितने मुजाहरे हो रहे हैं, इतने कभी नहीं हुए मुजाहरे। और ना सिर्फ अमेरिका के अंदर हुए हैं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर हो गए हैं। बर्लिन के अंदर, जर्मनी के 64 शहरों में कल मुजाहरे हुए हैं। और मुझे यहाँ तक पता चला है कि फ्रैंकफर्ट के अंदर उन्होंने 4000 बंदों का कहा था पुलिस को कि 4000 होंगे, तो वो 7000 तक चले गए।
64,000 तक के स्टुटगार्ट के अंदर और बाकी शहरों में मुजाहरे, हर जगह मुजाहरे हो रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये वाकई एक बड़ी बाशऊर तहरीक है कि हम इंसान आज कोई 1800 साल पहले या किसी दूसरी सदी में नहीं रह रहे, दुनिया की एडवांस तरीन सर्दी में है, जहाँ पिछले दिनों अमेरिका के चंद अमीर जो हैं वो मरीख की सैर करने गए या दूसरे सैयारों की सैर करने जा रहे हैं, और हम जमीन पर आज भी रंग, नस्ल, मजहब, फिरके की बुनियाद पर कत्ल करने को तैयार है। बस बाज़ औक़ात आप यकीन करें कि मैं अंडरस्टैंड नहीं कर सकता इस जज्बे को, इस कॉन्शियस को, शऊर को, कि ये क्या शऊर है कि आप एक ही मजहब के हो के दूसरे फिरकों को बर्दाश्त नहीं करते, आप इंसान हो के दूसरे इंसानों को बर्दाश्त नहीं करते। हम नस्ल, रंग और जात पात तो पता नहीं किस किस में बांट के एक दूसरे को मार रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं, दुनिया कहाँ जा रही है। और मैं समझता हूँ कि यूरोप ने और अमेरिका ने, इसकी अवाम ने साबित किया कि वो दुनिया के बाशऊर मजदूर हैं, बाशऊर अवाम है, और उन्होंने इस नस्ल परस्ती को रद्द किया और वो मुजाहरे जारी हैं। इसी वाले से दूसरा, पिछले दिनों कुछ मुजाहरे हो रहे थे कोरोना के वाले से, क्योंकि यूरोपियन अवाम ने घर रहना नहीं सीखा, या वो घर सिर्फ सोने के लिए आते हैं, ज्यादातर बाहर रहते हैं सारे। तो कोरोना की वजह से जब उनको बैन किया गया या कहा गया कि घर में रहे, तो कुछ अरसा तो रहे, लेकिन उसके बाद नहीं रह सके। और ना रहने की वजह से ज्यादा घर में जो रहे, उससे जर्मनी के अंदर की शायद पता हो आपको कि घरेलू तशद्दुद जो है, डोमेस्टिक वायलेंस जो है, वो बहुत बड़ा है। मियाँ बीवी की लड़ाई हुई है, बच्चों के ऊपर तशद्दुद बड़ा है। इस नॉर्मल है कि आप एक घर के अंदर बंद हो के कितने दिन रह सकते हैं, ठीक है। तो फिर आस्ता आस्ता लोग बाजारों में आए, मुजाहरे भी हुए कि अभी हमें कुछ आज़ादी दी जाए ताकि हम कुछ बाहर आ सके। और मेरा ख्याल है कि वो प्रेशर था हुकूमतों के ऊपर, जिस वजह से उन्होंने कुछ आसानियां पैदा की। और दूसरा, जर्मनी के अंदर इतने ज्यादा लोग की डेथ नहीं हुई जिस तरह बाकी मुल्कों में हुई है, या जिस तरह बाकी मुल्कों में बीमार हुए हैं। हेल्थ सिस्टम जर्मनी का इस वक्त दुनिया में बड़ा बेहतरीन माना जाता है। सिक्योरिटी और हेल्थ के अंदर जर्मनी का इस वक्त एक बड़ा मुमताज नाम है दुनिया के अंदर। तो ये चीजें हुई। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहता हूँ अपने पाकिस्तानियों को, कि जो यूरोप के अंदर रहते हैं, आप अपने शऊर का मुजाहरा यहाँ के वाले से करें। आप यूरोप में रह रहे हैं, यहाँ का कल्चर हो रहा है, सकाफत हो रहा है, यहाँ का एटमोसफियर हो रहा है, समाजी हालात हो रहे हैं। अगर आप उन्हीं समाजी हालात को या मुसल्लत करेंगे, तो ना आप ज़हनी तौर पर फिट रह सकते हैं, ना दूसरों को रहने देंगे। इस वजह से जिस आप माहौल में होते हैं, आप अपने कल्चर को रखें, ठीक है, लेकिन एक दायरे में, इतना तंग ना कर दें कि आप, क्योंकि अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि बहुत सारे जो पाकिस्तानी हैं, ये हैं, और ख़ास तौर पे बड़े जो इंतहा के मजहबी हैं, वो यहाँ की औरतों को, यहाँ की कौम को, बच्चियों को बुरा भला कहते हैं। पहली बात तो ये है कि आपको इन्होंने यहाँ तहफ़्फ़ुज़ दिया, ठीक है, आप यहाँ आके मुआशी तौर पर खुशहाल हुए, ठीक है, और आपको तो रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और दूसरा ये देखें कि ये आपकी सकाफत के खिलाफ नहीं है, आपके कल्चर आप रखें, यहाँ आप मस्जिदें बनाएं, जनाब, आप जो है तबलीग करें। जर्मनी के अंदर आपको तबलीग करने की इजाजत है सरकारी तौर पर। आप एक पुलिस को बताएं कि मैंने अपने मजहब की, अपने फिरके की, सड़क में या चौक के ऊपर मैंने तबलीग करनी है, कैंप लगा के करें। आप, आपको कोई रोक नहीं है कि आपको इन्होंने इतनी फैसिलिटीज दी है। लेकिन हमें यहाँ के तंग नजरी का मुजाहरा करके जो है ना, बुरा नहीं बनना चाहिए कम्युनिटी के। आज हमारे बहुत सारे इलाकों के अंदर, बहुत सारी जगहों के ऊपर जो है, ना सिर्फ पाकिस्तानियों की मैं बात नहीं करता, अरबी बहुत सारे हैं या बाकी भी हैं, कि अपनी तंग नजरी और कट्टरपन की वजह से वो बदनाम हो रहे हैं। बदनाम होने की वजह से फिर ये है कि लाज़िम बात है, हुकूमत को कानून साजी करनी पड़ती है। इलाकों को कुछ ऐसे मखसूस इलाकों में कुछ लोगों में फिर नस्ल परस्ती के रुझान उभरते हैं। और अगर इन्होंने हमें वेलकम किया है, तो हमें भी इनको वेलकम करना चाहिए। और ये जो जज्बा सगाली है, ये सिर्फ इनकी तरफ से नहीं होना चाहिए, हमारी तरफ से भी होना चाहिए और शुक्रगुजार होना चाहिए। बड़ी अच्छी बातें की दानिया रजा साहब। अभी प्रोग्राम का इख्तिताम करने से पहले कुछ छोटे छोटे सवालात हैं
उनके जवाब बाद देते हैं। सलाम भाई, मैं जर्मन से हूँ, मेरे पास पहले 3 साल का वीज़ा था, अब वीज़ा ख़त्म हो रहा है, मैं अभी काम नहीं मिला, तो मैं वीज़ा कैसे अप्लाई करूँ? देखिए, दो चीजें हैं कि वीजा कौन सा है। एक होता है यहाँ आर्बिट्रेटलॉवनेस, एक होती है बेफोगनेस। लेकिन क्योंकि उन्होंने 3 साल का वीजा कहा है, तो बेफोगनेस 1 साल की होती है, वीजा 3 साल का होता है। अगर आपके पास 3 साल का वीजा है, आपके पास काम नहीं है, तो आप परेशान ना हो। सूरत हाल नागहानी सूरत हाल है, आप बकायदा जाएं, अप्लाई करें वहाँ, और उनको ये कहें कि भाई हालात की वजह से मेरा काम खत्म हो गया, लेकिन आप किसी और फर्म के कागज ले जाएं, कॉन्ट्रैक्ट बना के उनसे ले जाएं, उनसे कहें कि भाई मैं यहाँ शुरू कर रहा हूँ काम। और वैसे भी अगर आपने 3 साल काम किया है, तो आपको जॉब सेंटर नहीं जाना पड़ता, बल्कि आपको जो है वो आबिद सम जाना पड़ता है। और जो बेरोजगारी अलाउंस है वो नंबर 1 मिलेगा, 2 नहीं मिलेगा, क्योंकि एक बेरोजगारी अलाउंस उनको मिलता है जो जॉब से बेरोजगार होते हैं, और जॉब सेंटर के पैसे जो बेरोजगारी अलाउंस 2 है वो उनको मिलता है जिन्होंने 1 साल से ज्यादा काम ना किया हो। उनकी एक मखसूस पैसे होते हैं जो दिए जाते हैं। लेकिन बेरोजगारी अलाउंस जो नंबर 1 है, वो आपकी तनख्वाह का 70% दिया जाता है। और बेरोजगारी अलाउंस जो नंबर 1 है, जो आबिद सम पे करता है, वो आपका काम में शुमार होता है। आप याद रखें, क्योंकि उस पैसों में से जो आपको 70% दिए जाते हैं, उसमें से आपकी करंट फिजिशियन यानी मेडिकल जाता है, आपकी रेंटे फिजिशियन, आपकी पेंशन की मद में जो रकम वो जाती है, आपकी तमाम जो सोशल अबगावे जो जर्मन में कहते हैं, वो आबिद सम उनको पे करता है। तो आप वो बेरोजगारों में जरूर हैं, लेकिन आप फुल बेरोजगार नहीं होते उसमें। इस वजह से आप अगर वो जो आबिद सम की जो बिशाइर, वो जो आपको खत आया, आप वो सार लगाएं कि मैंने काम किया, फिलहाल मेरे पास बेरोजगार हूं मैं, तो उनको वीजा देना चाहिए। अदरवाइज अगर आप समझते हैं या आपको किसी चीज का खौफ है, तो आप कॉन्ट्रैक्ट किसी और फर्म का बनवा लें। बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं, फर्में रख भी लेती हैं छोटे पैसे, ज्यादा पैसे, किसी तनख्वाह का, तो आप उनको वो जमा करवा दें, तो वो आपको मिल जाएगा। और जर्मनी के अंदर यहाँ मालकान को बहुत सारे कूक हासिल है। अगर कोई आपको यहाँ काम पे रख लेता है, आपको कहता है कि मैं आपसे कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ काम का, तो आप 2 महीने बाद मेरा काम शुरू कर सकते हैं, तो आपको काम शुरू करने से पहले वो आपको रिजाइन भी दे सकता है कि मेरे पास गुंजाइश नहीं है, मेरे बंदे पूरे हो गए। तो इस वजह से आप कोई कॉन्ट्रैक्ट जो है किसी फर्म का ढूंढ लें और बनवा लें, तो आपको वो वीजा भी मिल जाएगा और सारा कुछ हो जाएगा। एक साहब ने सवाल किया, सर मेरे पास सोजोर्नो लिंगो पीरियड है, वाइफ इटालियन है, जर्मन जाना चाहता हूँ, इंफॉर्मेशन दिए। उसके पास वो खुद अपने पास उसके पास कार्ड है, वो जो है अपना फॉरएवर है, उम्र फरिश्त उसके पास है, और बीवी के पास इटालियन पासपोर्ट है। उसके लिए तो कोई रुकावट नहीं है, उसकी बीवी आकर यहाँ मेल्डिंग करवा ले। दोनों आ जाए, दोनों आ जाए, क्योंकि उसके पास फॉरएवर का वीजा है। हाँ जी। वाले भी जो हैं पूरे यूरोपियन कम्युनिटी के जो 28 मुल्क है, बरतानिया जिसमें से बाहर चला गया है अब, वो तमाम यहाँ आ सकते हैं अगर उनके पास फॉरएवर का वीजा है। या वो मकान ढूंढे, अपनी रजिस्ट्रेशन कराएं किसी जगह में, घर में जहाँ रहते हैं, उसके बाद वो काम ढूंढे। काम का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो बनवा के फर्म से आप जो गैर मुल्कियों का दायरा है, जिसे हाउस रेंट वगैरह कहते हैं, वहाँ आप जमा कराएं, तो आपको वहाँ से इजाजत आ जाएगी, कोई इतना मसला नहीं। एक सुहेल मुगल साहब कह रहे हैं कि जी मेरा जर्मनी में हाउस वाइफ बेवडे ने वापस ले लिया है, और वो मुझे डिपोर्ट करने लगे थे, और मैं किसी वजह से बच गया हूँ और मैं इटली आ गया हूँ। क्या मैं वापस जर्मनी आऊँ तो क्या मेरा सिस्टम दोबारा ठीक हो जाएगा? सर जी देखिए, ये है कि आप किस बुनियाद पर आपसे लिया गया है। मैं जर्मनी के अंदर ऐसे बंदों को जानता हूँ जिनके पासपोर्ट जर्मन ब्यूरो ने या जर्मन के अदारों ने वापस ले ली। नॉर्मल नेशनलिटी वापस नहीं होती, लेकिन वापस लिए मैंने देखी है, और उनको उनकी खत्म कर दी है। और उनको वो डिपोर्ट इस वजह से नहीं कर पा रहे, क्योंकि जब तुम नेशनलिटी अप्लाई करते हो या पाकिस्तान की नेशनलिटी लेते हो, तो अपनी खत्म करवा देते हो। और जब वो जर्मन भी ले लेते हैं, तो आपको वो वापस डिपोर्ट नहीं कर सकते। तो वो आपको बस एक छोटा सा 6 महीने का 3 महीने का वीजा देते रहते हैं, और एक बंदा है
जो कई सालों से ऐसे रह रहा है। मैंने आपको पहले कहा कि जर्मनी के अंदर कानून बहुत अच्छे हैं, बहुत नरम है और बहुत कंप्रोमाइज करते हैं बंदे। मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है, और बहुत बहुत सारे गलत बंदों को भी ये माफ कर देते हैं। लेकिन जैसे मैंने पहला कहा कि हर चीज की एक हद होती है। अब आपका जो किस बेस पे उन्होंने लिया है, जब तक अब वो बेस क्लियर नहीं होती। जर्मन यहाँ बहुत नरम है, फराक दिल है, वहां बहुत सख्त भी है, और ये पूरी दुनिया में मशहूर है कि जर्मनी बहुत सख्त मुल्क है। तो इस वजह से जब तक आप उस बेस को, जिस बेस पे इन्होंने हाउस वाइफ लिया है, वो अब जब तक बेस खत्म नहीं होती, मेरा नहीं ख्याल कि आप जर्मनी के अंदर कोई आसानी से रह सकते। देखें, आखिर में मैं सवाल करके प्रोग्राम इख्तिताम करूंगा कि कोरोना वायरस ने यहाँ की मईशत पर कितना असर डाला है। कोरोना वायरस की ने मुतासिर किया, इसमें कोई शक नहीं है कि जो बिजनेस चल रहे थे कुछ अरसे के लिए थम गए। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि शायद ये इतना असर ना डालता अगर मार्केट इकोनॉमी का कोई अरूज का दौर होता। जैसे मैंने कहा कि लीमन्स का जो चल रहा था बहरान, वो संभल नहीं रहा था। वो जब कोरोना आया तो ये आप कह लेंगे सोने पे सुहागा हो गया कि जो पहले ही गिर रहा था वो मजीद तेजी से गिर गई एकदम, और उस वजह से नुकसान हुए हैं, ये दुरुस्त है। और गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा खर्चे करने पड़े हैं, मुख्तलिफ रियासतों को पैसे वो दे रही हैं, उनको जो टैक्सीज आ रहे थे, चीजें आ रही थी, वो नहीं आई। कोरोना अब इस तरह लग रहा है, लग ऐसे रहा पूरी दुनिया के अंदर जैसे कोरोना की वजह से ही मुआशी बहरान इतना संगीन हो गया, वरना बड़े अच्छे हालात थे, लेकिन ऐसा नहीं था। पहले भी बहुत सारे बहरान आए हैं और ये भी उनमें से बहरान है, और लोग बहरानों से सीखते हैं, अपनी गलतियों को दुरुस्त करते हैं, और आइंदा हमेशा पॉजिटिव सोच के और शौर का मुजाहरा करते हुए आगे बढ़ते हैं। तारीख का यही खुलासा। अब आखिर पे आप दानियाल साहब, आप मायशत से वाबस्ता हैं, आप कारोबार फर्म ये सबको करीब से देखते हैं। अब इस वक्त इस बुरी सूरत हाल में पाकिस्तानी कम्युनिटी को क्या मशवरा देंगे कि इन लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए, पहली तो बात है, मैं पाकिस्तानी कम्युनिटी को ख़ास तौर पर, क्योंकि मेरा खुद भी ताल्लुक उन्हीं से है, तो जब मैं उनको देखता हूँ कि वो पॉजिटिव किरदार अदा कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा खुशी मुझे होती है। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी कम्युनिटी को यहाँ ऐसे रहना चाहिए जिस तरह वो पाकिस्तान में रहते हैं। ये कतई महसूस ना करें कि मैं जर्मन में हूँ, ठीक है? क्योंकि जर्मनी के अंदर पाकिस्तान से ज़्यादा अच्छे कवानीन है, ज़्यादा आज़ादी है, ज़्यादा चीज़ें हैं, ठीक है? वहाँ पुलिस की तरह ही आपको हर कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है? यहाँ आपको बहुत आज़ादी है। इस वजह से आप यहाँ इस तरह नहीं, जैसे आपका घर है, ना सिर्फ रहे बल्कि इसको ज़हनी तौर पर मानें, ये आपका घर है। अगर आप इस चीज़ को मानेंगे तो आप और आपके बच्चे यहाँ बहुत तरक्की करेंगे। तो यहाँ के कवानीन जो हैं उनको देखें, उनके मुताबिक चलने की कोशिश करें। यहाँ की जो सकाफती, सियासी, समाजी तहरीकें हैं, प्रोग्राम हैं, ना सिर्फ उनमें जाएं बल्कि हिस्सा लें। क्योंकि एक चीज़ आप ये सोच लें कि अगर आप यहाँ हैं तो आपकी जिंदगी का इन्हसार आपकी सोशल लाइफ पर होता है। इंसान को सबसे ज्यादा जो जरूरत है वो सोशल लाइफ की है, और जब हम नहीं सीखते तो हम फिर अपनी कम्युनिटी के अंदर ही रहते हैं और गेटो टाइप बन के, तो हम खुद भी परेशान होते हैं, दूसरों को भी करते हैं। इस वजह से हमें जुबान सीखनी चाहिए, नॉर्मल एक शहरी की जो फराइज है वो भी अदा करने चाहिए, हकूक जो है उनको भी पूरा करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये मुल्क, जर्मन खुद कहते हैं कि ये मुल्क जर्मनी जरूर है लेकिन ये जर्मनों का है, और वो तमाम लोग जर्मन है जो यहाँ रहते हैं। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, मैं ये इख्तिताम करना लगा था, लेकिन एक फिर सवाल मेरे जहन में आ गया कि हमारी कम्युनिटी यहाँ की लोकल सियासत में क्यों नहीं हिस्सा लेती? उसकी बुनियादी वजह ये है, मैंने जो आपसे पहले कहा कि हमें इत्माद करना पड़ेगा, हम अपने मुल्क में। बहुत सारे, मैं सबको नहीं कहता, लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ आके यहाँ से मुतासर हो जाते हैं। हम तरक्की पजीर मुल्कों के लोग हैं, हम हर चीज, हम चौधरी से मुतासर हैं, हम गोरे रंग से मुतासर हैं, हम पैसे वालों से मुतासर हैं, बड़े घर से मुतासर हैं। और जब हम देखते हैं कोई अमीर बंदा तो साथ ही हम मुलाजिम बन जाते हैं, और गरीब देखते हैं तो हम उसके लिए जल्लाद बन जाते हैं।
इस सोच से बाहर आना पड़ेगा, एक पसमानदा सोच से हमें बाहर आना पड़ेगा। हमें इत्मीनान होना चाहिए कि हम यहाँ अपने मुल्कों से ज्यादा महफूज हैं, क्योंकि अगर आप अपने मुल्कों में महफूज हो तो आप यहाँ क्यों आते हैं? इसका मतलब कि आप अपने मुल्क में महफूज नहीं है। और महफूज सिर्फ सियासी समाजी नहीं होता, मुआशी होता है। अब पाकिस्तान के अंदर कितने लोग हैं जो मुआशी तौर पर महफूज हैं, मुआशी हालत नहीं है उनकी, मसला है कि वो स्टेबल नहीं है वहाँ, ठीक है। सियासी मसाइल कुछ लोगों को है, किसी को मुआशी, बाकी चीजें हैं, ठीक है। तो यहाँ आके उन प्रॉब्लम को आपने हल किया, तो इस वजह से ये आपके ज्यादा मुल्क है, यहाँ पर रह रहे हैं। इस वजह से यहाँ आपको जो मैंने पहले कहा कि हमें साबित करना है कि ये हमारा मुल्क है। हमें यहाँ की हर तहरीक में हर जगह जाना चाहिए, और जो हमारे सोसाइटियों के पसमानदा जो एहसास कमतरी हैं उनसे बाहर आना चाहिए। जब तक हम बाहर नहीं आएंगे हम यहाँ के अच्छे शहरी नहीं बन सकते, और हम तब तक उस कॉम्प्लेक्स से बाहर नहीं आ सकते जब तक हम पहले जबान नहीं सीखेंगे और यहाँ की रूटीन की जिंदगी में नहीं जाएंगे। जॉब्स वगैरह में इनकी जो मुख्तलिफ सकाफती समाजी प्रोग्राम हर इलाके में होते हैं। टाउन हॉल के अंदर आप जाए, वहां जाके आप देखें लिस्ट लगी होती है कि ये प्रोग्राम हो रहा है, सियासी पार्टियों के हो रहे हैं, कोई म्यूजिक प्रोग्राम हो रहा है, कोई कल्चरल सकाफती प्रोग्राम हो रहा है, आप जाए, आप ताल्लुक करें, तो फिर मैं समझता हूँ कि हम बुलंद शौर का मुजाहरा कर सकते हैं। अदरवाइज हम अपनी कम्युनिटी में रहते वो क्या कहते हैं कि वो कुएं के मेंढक जो है वो हम हो जाते हैं आखिर में। और एक वक्त ये आता है कि हम अपने बच्चों को भी गालियां देते हैं, क्योंकि जो यहाँ बच्चे पैदा होंगे, बड़े होंगे, उन्होंने पाकिस्तान का मुआशरा नहीं देखा, उन्होंने ये मुआशरा देखा है, उनको ये ज्यादा अच्छा लगता है, वो यहाँ जाएंगे, और जब वो यहाँ जाएंगे तो आपको बुरे लगेंगे क्योंकि आपने इस मुआशरे को नहीं सीखा, ठीक है। उनका कसूर नहीं है, ये आपका कसूर है कि आपने इस मुआशरे को नहीं सीखा, उसके साथ चलते। और जब नहीं चलेंगे, नहीं सीखा, आप अपने बच्चों को भी गालियां देंगे, इस जर्मन मुआशरे को भी गालियां देंगे, यहाँ के माहौल को भी गालियां देंगे, और किसी का कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, सिर्फ अपनी ज़हनी हालत का तवाज़ुन जो है ना वो खराब जरूर कर बैठेंगे। बहुत शुक्रिया दानिया रजा साहब, आपने जज्बा के नाजरीन को बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन दी। नाजरीन, इसी तरह दानिया रजा साहब के साथ हम मुसलसल हर वीक प्रोग्राम किया करेंगे। तो जर्मनी के हवाले से हमारा ये प्रोग्राम यही है कि जर्मन में जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ एक पूरे वीक में हुई हैं उनको डिस्कस किया जाए, और जो जर्मनी में रहने वाले पाकिस्तानी हैं, अगर उनके ज़हन में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में आकर लिखें, उनके क्वेश्चन का भी हम जवाब देंगे। तो इंशाअल्लाह ताला जर्मनी मुआशरे के बारे में, जर्मनी कल्चर के बारे में, जर्मनी कवानीन के हवाले से हम आपको इंशाअल्लाह ताला इंफॉर्मेशन देते रहेंगे। और मैं और दानियाल रजा साहब, एक मैं सिर्फ आपकी बात में इजाफा करना चाहता हूँ कि जितने भी साफी बरादरी है पाकिस्तान के अंदर में, यूरोप में, मैं उनको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो अपनी अपनी जगह पर कोशिश करें कि हम अपनी कम्युनिटी को सियासी, समाजी और शौरी तौर पर बुलंद करके इन मुआशरों का हिस्सा बना के हम अपने आप को बुलंद कर सकें। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और इस प्रोग्राम के जरिए भी हम कोशिश करेंगे, जैसे आप कोशिश कर रहे हैं और आगाज है, कि हम कोशिश करें कि हम पाकिस्तानियों को ऐसे देखें जैसे यहाँ के लोकल लोग हैं और वो तरक्की करते हुए हमें नजर। बड़ा जबरदस्त आपने मैसेज दिया कि जो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं या जो भी पढ़े लिखे लोग हैं उनको चाहिए कि अपनी कम्युनिटी को शऊर देकर ये जो मकामी लोग हैं उनके बराबर लेकर आए, अपनी तरक्की को ज़हनी तौर पर अपनी कम्युनिटी को तरक्की दें। तो इंशाअल्लाह ताला हम इस तरह के प्रोग्राम जारी रखेंगे। बड़ा अच्छा मैसेज दानियाल रजा साहब ने दे दिया कि हमारा इस प्रोग्राम करने का मकसद ही यही है कि हम अपनी कम्युनिटी को शऊर दें कि वो मकामी कम्युनिटी के बराबर आए। तो इंशाअल्लाह ताला ये प्रोग्राम हम कंटिन्यू हर वीक इतवार को 5 बजे किया करेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला ये हमारा सिलसिला जारी रहेगा। दानिया रजा साहब, बहुत शुक्रिया। नाजरीन अगले इतवार तक इंतज़ार कीजिए। इंशाअल्लाह ताला अगले इतवार हम दोबारा 5 बजे हाजिर होंगे। तो अपना ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द के दोस्तों का ख्याल रखिए। तो कोरोना से एहतियात जो है वो ना छोड़िए। मैं एक दोस्तों के पास गया तो
मैंने उनको समझाया कि कोरोना का सबसे बड़ा इलाज यही है कि आप एहतियात करें, हाथ मिलाने से, गले मिलने से अवॉइड करें। तो आज जब हम एक दूसरे को अस्सलाम वालेकुम कहते हैं तो सलाम पहुंच जाता है। तो जब वो दावत खत्म हुई तो तमाम दोस्तों ने हाथ भी मिलाया और गले भी मिले। ये नाजरीन, ये लापरवाही जो है हमें ले डूबेगी। एहतियात कीजिए, एहतियात का दामन ना छोड़िए। एहतियात, कोरोना वायरस से बचने के लिए एहतियात बहुत जरूरी है। शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।